पल्लवी, शैवी, नेहा और रितिका, चार दोस्त करीब रात 10:30 बजे पार्टी से लौट रही थी। कार पल्लवी चला रही थी। वो चारों बातें करती, मस्ती करती घर लौट रही थी कि तभी अचानक उनको बीच सड़क पर कार रोकनी पड़ी। और वो इसलिए, दरअसल आगे जाम लगा था और पुलिस भी वहाँ पर थी, क्योंकि आगे चेकिंग चल रही थी। और वहाँ पुलिस को अपनी गाड़ी के बोनट पर से देखते ही पल्लवी बोली, "ओह शिट!" जब शैवी ने पूछा कि क्या हुआ, तू जाम देखते इतना क्यों घबरा रही है, तो पल्लवी ने जवाब देते हुए बोला, "अरे मैं जाम को देख के नहीं, मैं पुलिस को देख के घबरा रही हूँ। एक्चुअली मैं गाड़ी के पेपर और लाइसेंस लाना भूल गई हूँ। ऐसे में अगर पकड़ लिया तो अच्छा खासा चालान कर देंगे ये लोग और हो जाएगी पार्टी यहीं पर।" इस पर नेहा बोली कि अरे डोंट वरी यार, गाड़ी मोड़, मैं एक दूसरा रास्ता जानती हूँ। थोड़ा लॉन्ग है बट पहुँच जाएंगे सब। तो पल्लवी बोली, "रास्ता जाने लायक तो है ना?" शैवी ने इस पर बोला, "नहीं, रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है। बहुत घना जंगल है वो, और सुना है वहाँ भूत प्रेतों का साया भी है।" इस पर पल्लवी ने बोला, "यार शैवी, तुझे तो हर बात पे मजाक पूछता है। मुझे सीधे सीधे ये बता कि रास्ता जाने लायक है कि नहीं।" तो इस पर नेहा बोली, "हाँ हाँ तू चल, रास्ता बिल्कुल सेफ है।" तो पल्लवी ने इसके जवाब में बोला, "तो फिर ये शैवी क्या बोल रही है?" इस पर नेहा बोली, "अरे वो कुछ नहीं, बस उस रास्ते पर थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती हुआ करती थी, और वहाँ कुछ ऐसे लोग रहते थे जो बाहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और गलती से भी अगर कोई बाहरी इंसान उस रास्ते से निकलता तो वो उसे देखते ही उस पर हमला कर देते थे। कई बार तो उसको जान से ही मार देते थे। लेकिन बहुत समय तक जब उन लोगों की ये हरकतें नहीं रुकी तो बाहरी लोगों ने उस जंगल में आग लगा दी, और वो सब के सब उसी जंगल में फंसकर मर गए। लेकिन कुछ लोग इस बात को लोगों के दिलों में डर फैलाने के लिए कहते हैं कि उन्होंने उस जगह पर बस्ती वालों के भूतों को देखा है, तो ये है तो वो है।" इस पर शैवी ताली बजाती हुई बोली, "वाह यार नेहा, तू तो बहुत अच्छी तरह स्टोरी नेरेट करती है यार।" इस पर रितिका बोली, "अरे यार जो करना है प्लीज़ जल्दी करो।" तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पल्लवी ने गाड़ी स्टार्ट करी और नेहा के बताते बताते पहुँचे सीधे उसी रास्ते पर। वहाँ पहुँचकर जब उन चारों में से रितिका बोली, "अरे यार ये तो पूरा जंगल है यार, तुम लोग कहीं इस रास्ते से घर जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना?" इस पर शैवी बोली, "तो फिर घर नहीं जाना, हम लोग इतना घूम के क्यों आए हैं? लड्डू थोड़ी बढ़ रहे हैं यहाँ पर।" उन चारों में करीब 10 मिनट तक यही बहस चलती रही कि इस रास्ते से जाना ठीक होगा कि नहीं, और इन 10 मिनट में रितिका को छोड़ के बाकी तीनों उस रास्ते पर जाने को बिल्कुल तैयार थी। पर रितिका ने उन लोगों से बार बार यही बोला कि थोड़े पैसों को बचाने के लिए हम अपनी जान को खतरे में क्यों डालें। पर किसी तरह उन तीनों को उन तीनों ने उसको रात का बहाना देकर अपने साथ चलने पर राज़ी कर ही दिया। इसके बाद वो चारों निकल पड़ी उसी रास्ते पर इन तीनों में रितिका पूरे रास्ते भर यही बोलती रही कि ये रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा है और हम सबको इस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। वहीं वो तीनों रास्ते भर अपने ही मज़े में चली जा रही थी, रितिका को अनसुना करे हुए। लेकिन उन चारों ने भी इस चीज़ को अच्छे से देखा कि कैसे आगे जंगल घने पे घना होता जा रहा था। वहाँ लगे पुराने बरगद के बड़े बड़े पेड़ और उनकी बड़ी बड़ी बेलें जब उन चारों की कार के आगे आकर कार से टकरा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो उन चारों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन पल्लवी ने किसी तरह गाड़ी को बचते बचाते वहाँ से निकाल ही लिया। वो लोग थोड़ा आगे गए ही थे कि जब अचानक उनकी गाड़ी बहुत ज़ोर की आवाज़ से रुकी। आवाज़ ऐसी मानो किसी ने गाड़ी पर पत्थर चला दिया हो, लेकिन आवाज़ नीचे से आई थी। ऐसा होते ही रितिका तो मानो उन तीनों पे बरस पड़ी और बोली, "देखा, मैंने बोला था ना तुम लोगों को कि ये रास्ता सेफ नहीं है, लेकिन तुम लोग तो समझते ही नहीं हो ना, अपने आप को बहुत सियाने समझते हो, अब भुगतो।" इस बात को काटते हुए शैवी बीच में ही बोली, "अरे यार कोई चुप कराओ इसको, खुद का तो मूड अच्छा है नहीं, दूसरों का भी ख़राब कर रही है।" रितिका बोली, "मैं किसी का मूड नहीं ख़राब कर रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, ना हम कभी इस पर आए हैं, ना इसके बारे में कुछ जानते हैं, और बस चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर
कुछ भी हुआ हम लोगों के साथ तो एक दूसरे के पेरेंट्स को हम क्या मुंह दिखाएंगे यार। तो बात जब ज़्यादा ख़राब होने लगी तो पल्लवी ने भी रितिका की बात को सीरियसली लेते हुए वापस जाना ही ठीक समझा। लेकिन गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी तो किसी न किसी को उतर कर देखना ही था कि आखिर बात क्या है। हालांकि पल्लवी को इस बात का पता पहले से ही था कि ज़रूर टायर ही ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उसने गाड़ी का गेट खोला और वो उतर कर पीछे गई तो उसका शक बिल्कुल ठीक निकला। टायर ही ब्लास्ट हुआ था। पल्लवी ने सबको बताया कि टायर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि डिग्गी में स्टेपनी और फिट करने का सारा सामान है और उसको फिट करना खुद आता है। इसके बाद उसने डिग्गी खोलकर सारा ज़रूरत का सामान निकाला और वो खुद जाकर पीछे पुराने टायर को निकाल के स्टेपनी फिट करने लगी। इस काम में उसको 20 से 25 मिनट लगे। नया टायर फिट करने के बाद जब पल्लवी ने शैवी को बोला कि ज़रा गाड़ी को थोड़ा बैक करें ताकि पक्का हो सके कि टायर ठीक लगा है कि नहीं, आखिर पल्लवी को शैवी ने भी फ्रंट सीट पर आके यानी ड्राइविंग सीट पर आके गाड़ी स्टार्ट करी और गियर लगाने के बाद उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा ही था कि पता नहीं तभी कैसे अचानक उसने ज़रूरत से ज़्यादा एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी इतनी ज़ोर से पीछे आई कि वो लोग अभी जिस जगह पर थे उससे करीब 20 मीटर पीछे आ गई थी गाड़ी। इसी बीच गाड़ी बहुत बार उछली थी क्योंकि जिस जगह पर वो लोग थे वहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। किसी तरह सही टाइम पर ब्रेक लगने के बाद को सोचकर वो लोग लंबी लंबी सांसें लेने लगे कि तभी अचानक इन बातों पर से जब उन लोगों का ध्यान हटकर पल्लवी पर गया। पर अभी जो घटना उनके साथ हुई थी इससे उनकी बाहर निकलने की हिम्मत तो हो ही नहीं रही थी। तो उन लोगों ने गाड़ी में बैठे बैठे इधर उधर नज़र घुमाई तो देखा पल्लवी सामने से दौड़ते हुए उनको हाथ दिखाती हुई गाड़ी की तरफ आ रही थी। ये देख उन तीनों की जान में जान आई तो उन तीनों ने तुरंत दरवाज़ा खोला और पल्लवी तुरंत आकर गाड़ी में बैठ गई। लेकिन वो कुछ भी बोलें इस हालत में नहीं थी क्योंकि पहले तो वो बहुत डर चुकी थी, दूसरा ये कि वो भागने की वजह से हाँफ रही थी। पल्लवी कुछ भी बोले इससे पहले ही शैवी ने उससे कहा, यार पल्लवी हम सो सॉरी यार, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन एक्सीलेटर पर पैर रखते ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा पैर उस पर ज़ोर से जमा दिया था। इसके बाद हमें कुछ भी समझ नहीं आया पर किसी तरह ब्रेक लगने की वजह से हमारी जान बच गई। इसके बाद उन चारों को भले ही उस जगह पर कोई भूत या कुछ और दिखाई नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर जान गई थी कि डर तो उन्हें भी लगता है। इसके बाद उन लोगों ने तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर लिया ही था पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो जब पल्लवी ने दोबारा से उतरकर बाहर चेक किया तो उसको पता चला कि किस्मत खराब होने का मतलब क्या होता है। दरअसल अभी से थोड़ी देर पहले जब शैवी ने एक्सीलेटर लिया था और गाड़ी जब 20 मीटर पीछे गई थी तो गाड़ी वापस से उसी जगह पर गई थी जहां पर गाड़ी इससे पहले पंचर हुई थी और इस बार भी वो पंचर हो चुकी थी। अब उन चारों की वहां से निकलने की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन लोगों के पास घर जाने के दो ही रास्ते थे। एक तो ये कि वो लोग कार में बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करते या फिर पैदल चलकर मेन रोड तक पहुंच के किसी से मदद मांगे। उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था उसको देखते हुए उन्होंने कार में बैठकर सुबह होने का इंतज़ार करना ही ठीक समझा। कार में बैठे बैठे ही उन चारों की आंख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। करीब थोड़ी देर हुई होगी जब अचानक पल्लवी के तरफ के शीशे पर किसी ने नॉक किया तो वो चौंकते हुए इधर उधर देखने लगी और साथ ही उन तीनों की भी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक 70 से 75 साल की बूढ़ी औरत लालटेन लेकर मुस्कुराती हुई उनकी तरफ देख रही थी और इशारों इशारों में ही मानो उन चारों से कुछ पूछ रही हो। अचानक उस जगह पर इतनी रात गए एक बूढ़ी औरत को देख पहले तो वो लोग आपस में यही सोचने लगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। लेकिन जब
इन चारों ने उस बूढ़ी औरत की हालत देखी और उसके बाद उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा तो उनको इस पर तरस आ गया और उन्होंने दरवाज़ा खोल ही दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पल्लवी से पूछा कि बेटी, इतनी रात गए तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तो पल्लवी ने उस औरत को बताया कि ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वो लोग इस रास्ते से घर जा रही थी कि तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। इस पर उस औरत ने उनके चारों को बताया कि यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, कभी कभी जानवर भी आ जाते हैं यहाँ पर, तो अगर वो लोग चाहें तो रात उस औरत के घर पर बिता सकती हैं और सुबह होने पर वो लोग किसी को बुला के मदद लेकर यहाँ से चली जाएं। अब तक वो चारों को उस औरत पर शक हो रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद और उसकी हालत देखने के बाद उन तीनों को उस पर भरोसा हो गया, लेकिन सिवाय रितिका के, क्योंकि वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रही थी कि इतनी रात गए इस जंगल के बीचों बीच कोई औरत कैसे सीधे उन्हीं से आ मिली। और हैरानी की बात ये थी कि जहाँ तक नज़र जा रही थी रितिका की, उसको कोई झोपड़ी या घर नहीं दिख रहा था। उसने बाकी तीनों को भी ये बात समझाने की कोशिश की, तो इस बार शैवी चिड़चिड़ाते हुए रितिका से बोली कि रितिका यार बस करो, इतनी रात गए कोई हमारी मदद करने आया है और तुम्हें इस पर भी शिकायत है। इसके बाद शैवी ने बोला कि हम तीनों जा रहे हैं, तुझे हमारे साथ आना है तो आ, वरना बैठ यहीं जंगल के बीचों बीच। रितिका मजबूर थी, तो ना चाहते हुए भी उसको उन लोगों के साथ जाना पड़ा। वो लोग उस औरत के पीछे पीछे चलते हुए उसके बताए रास्ते पर जा रहे थे। तभी उस औरत के पीछे चलते चलते ही पल्लवी ने उससे पूछा कि अम्मा, आप इतनी रात गए घर से इतनी दूर क्या कर रही थी? तो उस औरत ने उसको बताया कि उसके लिए तो ये रोज़ का हो गया है, क्योंकि अक्सर उस जगह पे कोई ना कोई जो किसी भी वाहन से आता है वो वहाँ फंस ही जाता है, और ऐसा होने पर जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मैं उसको उसकी परेशानी से दूर कर देती हूँ। इस पर अचानक चौंकते हुए जब रितिका ने उससे पूछा मतलब, तो वो बोली मतलब ये कि मैं उनको अपने घर ले आती हूँ और उनके लिए खाने पीने का और सोने का इंतज़ाम कर देती हूँ। फिर अगले दिन वो लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के इस जगह से निकल ही जाते हैं। बातों बातों में ही वो चारों उस औरत के साथ उसके घर पहुंची। घर देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो पिछले 10 सालों से घर का रंग रोशन ही ना हुआ हो। लेकिन उन लोगों ने भी सोचा कि अब इस वीरान जंगल के बीचों बीच उनको ऐसा ही घर मिलेगा ना कि कोई 2 BHK या 3 BHK का फ्लैट। जैसे ही उस औरत ने वहाँ पहुँचकर गेट खटखटाया और बेटी बेटी करके आवाज़ देने लगी, तो कुछ ही सेकंड्स में वहाँ एक 30 से 32 साल की औरत आई, जिसने साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था, तो वो लोग उसका चेहरा तो नहीं देख पाए। लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत के सामने खड़ी उस औरत ने एक नज़र उन चारों को देखा, और तभी उस बूढ़ी औरत ने उस औरत से बोला, बेटी आज मेहमानों का स्वागत नहीं करोगी? तो उतने में ही उस साड़ी वाली औरत ने बोला, बिल्कुल माँ जी, और वैसे भी आज तो 1-2 नहीं 4-4 फंसी हैं। तो ये सुनते ही रितिका और शैवी के मुंह से तुरंत निकला कि फंस गई है मतलब? तो इस पर उस साड़ी वाली औरत ने बोला, अरे मतलब ऐसी जगह पे अक्सर जब भी कोई फंसता है और माँ जी उनको घर लेके आती हैं तो वो या तो एक इंसान होते हैं या 2, लेकिन आज तुम चारों फंस गई हो। इसके बाद वो लोग एक एक करके अंदर आने लगी, लेकिन जैसे ही रितिका ने अपना पहला पैर उस दहलीज पे रखा तो उसको ऐसा लगा जैसे वो लोग घर में नहीं बल्कि किसी भट्टी के अंदर खड़ी हों, क्योंकि अंदर पैर रखते ही उसको ऐसा लगा जैसे गर्म हवा का एक झोंका सीधे उसके चेहरे से लड़ता हुआ बाहर चला गया। पर ऐसा महसूस करने वाली वो अकेली नहीं थी, क्योंकि ऐसा होते ही वो और शैवी दोनों हवा के झोंके की वजह से 2 कदम पीछे बहक गई थी। ऐसा होते ही अंदर खड़ी पल्लवी और नेहा दोनों की नज़रें जब उन दोनों पर गई, यानी शैवी और रितिका पर,
तो उन्होंने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों वहाँ बाहर खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी अंदर आओ। पर ऐसा उन दोनों के साथ होते ही उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर एक ही बात बोली कि क्या तुझे भी वही लगा जो मुझे लगा। तो इस बात पर रितिका ने तुरंत शैवी से बोला, यार मैं तो शुरू से ही तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। इसके बाद वो और शैवी दोनों अंदर चली गई। अंदर जाते वक्त अब शैवी को भी इस जगह के गड़बड़ होने पर विश्वास होने लगा था। अंदर उन्होंने देखा कि पूरे घर में उनको जली हुई चीज़ों की बदबू आ रही थी और पूरे घर में सिर्फ मोमबत्ती और लालटेन की बदौलत ही लाइट थी, यानी रोशनी थी। और उस घर में दो छोटे बच्चे जो 8 से 9 साल के बीच के थे, वो बूढ़ी औरत, वो साड़ी वाली औरत और एक 30 से 35 साल का आदमी था। वो बूढ़ी औरत ने उन चारों को बैठने के लिए बोला तो वो एक एक करके बैठ गई। इसके बाद वो बूढ़ी औरत ने एक एक करके उन लोगों से उनके बारे में पूछना शुरू किया और उनसे बातचीत करी और उस साड़ी वाली औरत से पानी लाने को कहा। तो वो पानी लाने जाने लगी कि तभी उसके जाते ही जब रितिका की नज़र उस पर गई तो उसने जो देखा उसे देख रितिका को जुलाई की इस गर्मी में दिसंबर की ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि वो औरत रितिका के सामने थी लेकिन उसकी परछाई नहीं थी। ये देख रितिका ने धीमे धीमे कोनी मारते हुए शैवी से बोला, शैवी, अरे शैवी वो देख। तो शैवी ने भी देखा कि सचमुच उसकी परछाई नहीं थी। पर अभी तक गौर करने की बात यह थी कि जो कुछ भी अजीब वो दोनों वहाँ देख और महसूस कर पा रही थी, वो ना तो पल्लवी को दिख रही थी और ना ही नेहा को। इसके बाद जब वो साड़ी वाली औरत वहाँ पानी लेकर आई और वो एक एक करके उन चारों को पानी देने लगी, लेकिन जब आखिरी बार उस औरत ने रितिका की तरफ आके हल्का सा झुककर रितिका की आंखों में देखकर उसको पानी दिया तो उसको साफ साफ उस औरत के पास से बड़ी अजीब सी बदबू आने लगी। एक पल को तो वो ऐसे हुई जैसे अभी उल्टी कर देगी, लेकिन किसी तरह उसने खुद को काबू किया और वो उस औरत से पानी लेकर थोड़ा पीछे होकर बैठ गई। उसके बाद जैसे ही रितिका ने पानी पिया तो वो तुरंत खांसने लगी। जब शैवी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, तो उसने उसको पलखे झुकाते हुए बोला कि हाँ। लेकिन जब उसने एक नज़र पानी की तरफ उठाई तो उसने देखा कि मानो उस पानी में कुछ राख जैसा मिला हो। इस चीज़ को शैवी ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा। पर वो दोनों इस बात से परेशान थीं कि पल्लवी और नेहा उनकी एक बात को सुनना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़ी औरत ने उन दोनों पे कोई जादू कर दिया हो। इतने में ही खेलते खेलते वहाँ मौजूद उन दोनों बच्चों में से एक की गेंद रितिका और शैवी के पैरों के बीचों बीच आई। तो अपनी बॉल को लेने के लिए वो बच्चा उन दोनों के पास आया तो उसने अपने करीब आते देख उन दोनों की बदन में दौड़ रहा खून जम चुका था। दरअसल उस बच्चे को जब उन लोगों ने करीब से देखा तो उस बच्चे का चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था, मानो उस बच्चे ने पिछले कई सालों से खाने का एक दाना भी ना खाया हो। और उसकी आंखें देखकर इतना तो वो समझ ही गई थी कि वो बच्चा जिंदा तो नहीं था कि तभी उस बच्चे ने अचानक दोनों के पैरों के पास से बॉल उठाते हुए उनसे बोला कि गाड़ी जंगल की तरफ नहीं मोड़नी चाहिए थी। अब तो तुम तीनों की लाशें ही निकलेंगी इस जंगल से। इसके बाद वो बच्चा बोला, एक ने तो अपनी सज़ा भुगत ली, अब तुम तीनों की बारी। और जिस किसी ने भी मुझे यहाँ इस घर में देखा है, उनके पास एक मौका आता है यहाँ से बच निकलने का, तो तुम दोनों के पास वो मौका है। अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से। और किसी को भी बचाने की कोशिश की
तुम दोनों भी मारी जाओगी। इसके बाद शैवी और रितिका ने न आव देखा न ताव। वो लोग धीरे से तुरंत वहाँ से उठकर बाहर निकलने की सोचने लगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि उनके ठीक सामने उस घर का वही 30 से 35 साल का आदमी खड़ा था और वो उन दोनों से बोलने लगा कि कहाँ जा रही है मैडम जी? लगता तन्ने ठीक से ना सुना कि हम अपने मेहमानों को बिना खाना पीना कराए जानने नहीं देते हैं, और अभी तो तुम लोगों की असली खातिरदारी करना बाकी है। इसके बाद उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देने लगी उसी गेट के पास से जहाँ पर वो दोनों खड़ी थी और वो आदमी खड़ा था। तो उन लोगों ने आपस में ही पूछना शुरू किया एक दूसरे से कि ये आवाज़ कैसी थी। तो इतने में ही वो आदमी ने उन दोनों से बोला, ये हमारे बड़े भैया की आवाज़ है। वो क्या है ना कि उनको शिकार करने का बड़ा शौक है, तो वो वहाँ उस बगीचे के कोने में बैठकर शिकार करने लायक हथियार और जाल बना रहे हैं ताकि यहाँ से निकलने वाले जितने भी शिकार हैं वो बच ना पाए। और ये तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है कि हमारे भैया के बनाए हुए जाल से कोई भी शिकार बच नहीं सकता, क्योंकि इस जंगल की शुरुआत से लेकर अंत तक भैया ने जाल फैला रखा है। और जब भी कोई शिकार फंसता है तो वो सबसे पहले अम्मा को मिलता है। मिलने के बाद अम्मा उसको घर लेकर आती है, फिर उस शिकार को खिला पिलाकर हमेशा हमेशा के लिए ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां वो कभी भी किसी भी जाल में फंसने लायक नहीं बचता। ये सब सुनने के बाद वो दोनों चाहती तो थी कि एक बार अंदर जाके नेहा और पल्लवी को बुला लाएं, लेकिन तभी उन दोनों को उस बच्चे की कही बात याद आई। तो उन्होंने किसी तरह उस आदमी का ध्यान भटका के वहाँ से दौड़ लगाना शुरू किया और उनसे जितना तेज़ हो सका वो लोग वहाँ से भागने लगे कि तभी अचानक पीछे वो आदमी जो वहाँ खड़ा था और दूसरा जो बगीचे में बैठा था, वो दोनों उठकर खड़े हुए और चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि भागने का कोई फायदा नहीं है, वो दोनों तो गई काम से, अब तुम्हारी बारी है। कितना भी भाग लो लेकिन बच्चोगी नहीं। लेकिन उन दोनों ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना तो बिल्कुल ऐसा जैसे मौत को दावत देना। और एक आखिरी उम्मीद के साथ रितिका ने अपना फ़ोन निकाला और दौड़ते दौड़ते ही पल्लवी को फ़ोन लगाने लगी कि शायद किसी भी तरह वो फ़ोन उठा ले ताकि वो और नेहा भी वहाँ से निकल सकें। वो काम में फ़ोन लगाए हुए शैवी के साथ दौड़ रही थी, लेकिन लंबी लंबी बेल जाने के बावजूद भी पल्लवी फ़ोन नहीं उठा रही थी कि तभी दौड़ते दौड़ते ही अचानक वो दोनों पहुंची उसी जगह जहां उन्होंने कार खड़ी करी थी। वो लोग जल्दी जल्दी में ये भूल गई थी कि कार का टायर पंचर है और चाबी पल्लवी के पास थी, और इसी गलतफहमी में वो कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी कि तभी शैवी को एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। ध्यान से सुना और देखने की कोशिश की ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी, तो उनको दिखाई तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी ये दिया, लेकिन उनको उससे भी ज़्यादा कुछ ऐसा दिखा जिसे देख उनका शरीर तो काम कर रहा था, लेकिन अंदर से वो दोनों टूट चुकी थी, क्योंकि वहाँ पल्लवी की कुचली हुई मांस से बाहर निकली हुई लाश पड़ी थी। ये देख वो दोनों हैरान रह गई थी और वो दोनों देख रही थी कि पल्लवी का फ़ोन भी उसी जगह पर पड़ा हुआ था। उसकी लाश को देखकर शैवी फूट फूट के रोने लगी और पल्लवी के पास बैठकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पल्लवी अब कभी नहीं उठने वाली थी क्योंकि वो मौत की नींद सो चुकी थी। इसके बाद रितिका रोते रोते शैवी को समझाने लगी, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी। दोनों इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर ही रहे थे
कि पता नहीं तभी अचानक कहाँ से एक भाला सीधे आकर शैवी की छाती के बीचों बीच भुक गया और वो जहाँ थी वहीं गिर पड़ी। इसके बाद जब रितिका ने नज़र उठाई तो वहाँ वही दोनों आदमी उसकी तरफ धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए आ रहे थे। ये देख रितिका को ना चाहते हुए भी शैवी और पल्लवी को वहाँ छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन भागते भागते ही अचानक उसने अपना पैर ऐसी जगह रख दिया कि वो वहाँ से सीधे एक गड्ढे में गिर पड़ी। तभी वहाँ दोनों को आकर खड़ा होते देख गड्ढे में ही उन दोनों ने रितिका को देख अपनी जान की भीख मांगता हुआ वो दोनों ने एक मुस्कान हंसी कि तभी रोते रोते रितिका कस के चिल्लाई तो रितिका की नींद खुली। जब नज़र इधर उधर घुमाई तो देखा वो अपने कमरे में थी और घड़ी पर नज़र गई तो शाम के 6:30 हो रहे थे। तभी उसने बिस्तर से उठकर एक गिलास पानी पिया कि तभी उसके पास पल्लवी का फ़ोन आया। तो जब उसने फ़ोन उठाया तो उधर से पल्लवी ने बोला कि क्या यार, कितना फ़ोन ट्राई किया तुझे। अच्छा चल वो सब छोड़ और तैयार हो जा पार्टी के लिए, मैं रात 8:30 बजे तेरे घर आ जाऊंगी। इसके बाद उसने कॉल काट दिया। एक तरफ रितिका अपने सपने को याद करती तो एक तरफ वो टीवी पर देख रही थी न्यूज़। तो उसमें दिखा रहे थे कि जिस रास्ते से आज उन चारों लोगों को फंक्शन यानी कि पार्टी में जाना था वहाँ पुलिस की चेकिंग लगी थी। इसके बाद आगे क्या होना था ये तो आप जानते ही हैं। तो आइंदा कभी भी किसी रास्ते पर जाम लगा हो तो किसी ऐसे रास्ते पर मत निकल जाइएगा जहाँ बारे में आपको पता ना हो। और हाँ, एक बात और कि पल्लवी की मौत अगर गार के पास कार उसके ऊपर चढ़ने की वजह से हुई थी तो उसके बाद तक जो उन तीनों के साथ थी वो कौन थी?